एक बार फिर से आप लोगों के बीच मौजूद हूँ मैं आपका अमराज आर जो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो नैनवाणी पर सीपीआर यानी कि करंट पल्स रेडियो को लेकर। और आइए शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की। ये खबरें हमारे पास आती हैं बीबीसी हिंदी के माध्यम से। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद करते हैं। ये कहा जा सकता है कि पैरा ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन में एक अच्छा नजरिया झलका है। पिछले 2 दशकों में पैरा स्पोर्ट्स को लेकर जागरूकता बढ़ी है, इसलिए केंद्र और राज्य स्तर पर खिलाड़ियों के फंड में भी इजाफा हुआ है। 2010 में देश में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था और उसके बाद से खेल मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले नियमित और पैरा एथलीट खिलाड़ियों को दिए जाने वाले नगद पुरस्कार की कीमत को बराबर कर दिया। इस मामले में हरियाणा काफी आगे है। हरियाणा सरकार ने पैरा स्पोर्ट्स के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। इस बार जो 84 खिलाड़ियों की टीम पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने पहुंची थी, उसमें से 23 खिलाड़ी सिर्फ इसी राज्य से थे। हरियाणा ने पैरा एथलीटों को भारी पुरस्कार, सरकारी नौकरी और सम्मान देकर इन खेलों को बढ़ावा दिया है और इससे आम लोगों के बीच पैरा स्पोर्ट्स को प्रतिष्ठा मिली है। सौरभ दुग्गल ने बीबीसी पंजाबी में छपे अपने एक आलेख में बताया कि कैसे कई राज्य पैरा स्पोर्ट्स में हरियाणा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। खिलाड़ियों में जागरूकता, जैसे जैसे देश में पैरा स्पोर्ट्स की जागरूकता बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी भी बढ़ रहे हैं। व्हीलचेयर क्रिकेटर राहुल रामगुड़ कहते हैं कि खिलाड़ियों की इसमें अहम भूमिका रही है। वो कहते हैं कि शारीरिक अक्षमताओं का सामना करने वाला शख्स इससे बाहर आकर अपनी आज़ाद पहचान बनाने का इच्छुक होता है। वो कुछ करना चाहता है, अगर उन्हें खेलने का मौका दिया जाए तो वो अपना सब कुछ देने को तैयार होते हैं। इतना ही नहीं, अब तक तो कई पैरा एथलीट खुद दूसरों की मदद और मार्गदर्शन के लिए आगे आ रहे हैं। राहुल और उनके साथी भी व्हीलचेयर के क्रिकेट को देश में बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। साथ ही पहचान का भी मुद्दा अहम है। दरअसल पैरा ओलंपिक खिलाड़ी पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी की तुलना में कम सुर्खियों में रहते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर अपेक्षाओं का दबाव कम होता है। लेकिन पैरा खिलाड़ियों में जिंदगी में कुछ अलग करने और मेडल जीतने की भूख ज़्यादा होती है, जो उन्हें प्रेरित करती रहती है। अभी भी लंबा सफर बाकी है। हालांकि देश में पैरा स्पोर्ट्स को लेकर नजरिया बदला है, लेकिन अभी बहुत कुछ काम करना बाकी रह गया है। सब कुछ इतना आसान नहीं है और खिलाड़ियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राइफल शूटर अपनी लेखरा ने टोक्यो और पेरिस ओलंपिक दोनों पैरा ओलंपिक इवेंट में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, लेकिन जिस रेंज में वो अभ्यास किया करती थी, वहाँ लंबे समय तक व्हीलचेयर के लिए कोई रैंप या रास्ता नहीं था। बाद में हमने की कोशिशों के बाद वहाँ रैंप बनाया गया था। राहुल रामगुड़ कहते हैं कि ये कोई एक जगह की कहानी नहीं है। देश के कई स्टेडियम, प्रैक्टिस ग्राउंड, जिम, यहाँ तक कि शौचालयों की हालत भी यही है। अवनी की उपलब्धियों को बताते हुए यही बात भारतीय नेशनल शूटिंग कोच सुमा शिरूर ने भी कही थी। सुमा ने कहा था, पेरिस के बाद अवनी के सफर में अगला कदम यह था कि वो थोड़ा और आज़ाद तरीके से जी सके, लेकिन हमारे देश में यह आसान नहीं है क्योंकि हमारे सिस्टम में चीज़ें पैरा फ्रेंडली नहीं है और ना ही हमारे पास सार्वजनिक स्थल हैं जो व्हील चेयर फ्रेंडली हों। इस तरह से कठिन है, लेकिन ज़िंदगी में वो और आज़ाद होना चाहेंगी। पैरा ओलंपिक में भारत की सफलता से ये सबसे अहम सीख है। अगर देश को सफलता को बरकरार रखना है तो इस दिशा में लगातार काम करना होगा और खेलों तक पहुँच को अधिक सुलभ बनाना होगा। और ये थी आप लोगों के पास आज की कुछ खबरें, और कुछ खबरें और भी जोड़ता हूं इसके साथ। हम लोग साथ साथ रैप की भी बात करेंगे और हम उस खिलाड़ी की बात करने वाले हैं और उस सिंगर की बात करने वाले, आर्टिस्ट की बात करने हैं जो मौत के कुएं में रैप कर रहा था। मौत के कुएं में रैप करने वाला वो भारतीय जिसने रैप की दुनिया को बड़े खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा है। 31 साल के एक भारतीय रैपर, उनके एक रैप गीत की चर्चा आजकल पूरी दुनिया में है। हनुमान काइंड नाम से मशहूर केरल के जन्मे सूरज चेरकोट के ट्रैक बिग डॉग्स ने बहुत कम समय में न सिर्फ ग्लोबल चार्ट्स पर अपनी जगह बनाई, बल्कि जाने माने अमेरिका रैपर केंड्रिक लेमर के ट्रैक नॉट लाइक अस को भी पीछे छोड़ दिया है। बीबीसी की खास रिपोर्ट में सूरज को अचानक मिली इस पॉपुलैरिटी के पीछे रह गए कारणों को पड़ताल की गई। सूरज का जो ट्रैक बिग डॉग्स अभी धूम मचाए, उसे मौत के कुएं से फिल्माया गया है। इस ट्रैक को रिकॉर्ड तोड़ व्यूज मिले हैं। मौत का कुआं एक ऐसा परफॉर्मेंस है जिसमें विशाल लकड़ी के गोलाकार स्ट्रक्चर के भीतर अपनी जान जोखिम में डाल करते हुए रफ्तार से मोटरसाइकिलों और कार चलाकर दर्शकों का मनोरंजन किया जाता है। कितने हिट्स और व्यूज। निर्माता कलमी रेड्डी और निर्देशक विजय शेट्टी के सहयोग से जुलाई में रिलीज हुआ सूरज का यह रैप गीत अब तक स्पॉटिफाई पर 13.2 करोड़ बार सुना जा चुका है। वहीं यूट्यूब पर इसे 8.3 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं। सूरज के इस ट्रैक को मिल रहे इस जबरदस्त रिस्पॉन्स के कारण हनुमान काइंड पूरी दुनिया में छा गया है। आमतौर पर सूरज के गीत संगीत हिप हॉप टेम्पलेट को फॉलो करते हुए आम जीवन की कठिनाइयों पर केंद्रित होता है। इसके साथ ही उनके गीतों में एक विशेष प्रकार की शैली भी होती है। सूरज का जन्म भारत के दक्षिण राज्य केरल में हुआ, लेकिन उनका बचपन दुनिया के कई अन्य देशों में बीता। उनके पिता एक तेल कंपनी में काम करते हैं। इस कारण सूरज फ्रांस, नाइजीरिया, मिस्र और दुबई में रह चुके हैं। अपने जीवन का शुरुआती समय ह्यूस्टन और टेक्सास में बिताने के कारण सूरज बचपन से ही ह्यूस्टन की हिप हॉप संस्कृति से प्रभावित रहे और यहीं से संगीत उनके करियर की नींव भी पड़ी है। अमेरिका के जाने माने ईस्ट और वेस्ट कोड रैप के बीच प्रतिद्वंदता के विपरीत ह्यूस्टन का विशिष्ट हिप हॉप संस्कृति अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। ह्यूस्टन की हिप हॉप संस्कृति में कफ सिरप, खांसी की दवा का अपना अलग महत्व है और ऐसी स्क्रू रिमिक्स बनाया गया है जिसमें कफ सिरप के असर से धीरे धीरे नींद आने की स्थिति महसूस कराने के लिए रिमिक्स मध्यमों के एकदम से धीमा हो जाने वाला इफेक्ट दिया जाता है। सूरज अपनी बातचीत में
अक्सर बताते हैं कि वो डीजे स्क्रू, UGK, बिग बनी और प्रोजेक्ट पैड जैसे टेक्सास हिप हॉप के महारथियों को सुनकर ही बड़े हुए हैं, इसलिए उनका संगीत भी इन्हीं लोगों को समर्पित है। सूरज के रैप में इनका प्रभाव भी साफ साफ झलकता है, लेकिन 2021 में भारत लौटने के बाद उनकी शैली और विकसित हुई है। कब बनाया रैप को करियर? डिग्री हासिल करने के बाद सूरज ने गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनियों में भी काम किया, लेकिन उन्हें बहुत जल्द एहसास हो गया कि वो किसी और काम के लिए ही बने हैं। उनके जीवन में यही वो वक्त था जब उन्होंने रैप म्यूजिक को अपना फुल टाइम करियर बनाने का फैसला कर लिया था। इससे पहले उन्हें रैप का शौक तो था, लेकिन उन्होंने इसे करियर के तौर पर नहीं अपनाया था। सूरज के गीत भी उनकी निजी जिंदगी की तरह हैं। महानगरीय पहचान को छोड़कर भारतीय जड़ों के साथ फिर से जुड़ने की उनकी कोशिशों को दिखाते हैं। उनके गीत अक्सर दक्षिण भारत में आम लोगों के जीवन के संघर्ष पर आधारित होते हैं। गीत में कानों को पसंद आने वाली लयताल के साथ हार्ट हिटिंग डायलॉग डिलीवरी से बिल्कुल अलग रूप में पेश करता है। बीच बीच में तबले के बीट्स और सिंथेसाइजर उनके रैप को अलग ही पहचान देते हैं। बेंगलुरु की गलियों में शूट किए गए अपने गानों में सूरज देश के सामने मौजूद समस्याओं पर प्रहार करते हैं। चंगेज नाम के उनके गीत के बोल इस तरह हैं: हमारे देश में समस्याएं हैं ही इसलिए क्योंकि लड़ाई के समय भी हम लोग आपस में बैठे होते हैं। बिग डॉस समृद्धि और विलासिता का परिचय कराने वाली मुख्यधारा की रैप से बिल्कुल अलग है। मुख्यधारा की रैप में इस्तेमाल किए जाने वाले सुंदर और महंगी कारों के बजाय सूरज अपने रैप सॉन्ग्स में छोटे शहरों के स्टंटमैन की जिंदगी को हाईलाइट करते हैं। ये स्टंटमैन गरीब परिवारों से आते हैं जो बड़ा जोखिम लेकर मौत के कुएं में काम करते हैं। भारत में स्टंट की कला अब तक लगभग विलुप्त के कगार पर है। स्टंटमैन के बारे में बात करते हुए सूरज ने कॉम्प्लेक्स वेबसाइट से कहा था, ये वो लोग हैं जो असल में जोखिम लेते हैं, असली खिलाड़ी यही है। तारीफ के साथ आलोचना भी मिली। एक तरफ जहां सूरज के रैप म्यूजिक की आक्रामक शैली उनके प्रशंसकों से तारीफ बटोरती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उनकी आलोचना भी करते हैं। कुछ को लगता है कि उनके गीत भारतीय ऑडियंस के लिए उतने रुचिकर नहीं है जितने स्थानीय भाषाओं में रैप करने वाले अन्य स्थानीय रैपर्स के गीत हैं। स्थानीय भाषाओं की बजाय सूरज अंग्रेजी में गाते हैं, इस कारण शायद अंग्रेजी न बोलने वालों को वो अपनी ओर नहीं खींच पाते। जबकि कुछ लोग सूरज की आलोचना पश्चिमी कलाकारों की नकल करने के लिए और अपनी भारतीय पहचान को महज एक सांकेतिक रूप से इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी में PhD स्टूडेंट आबिद हक कहते हैं, उनके गीतों ने भारतीय और दक्षिण एशियाई लोगों को पश्चिमी रैप के मुकाबले गंभीर प्लेयर के रूप में उतारा है, जो कि बहुत अच्छा है। वो कहते हैं कि सूरज अपने अंग्रेजी गानों की वजह से एक अमेरिकी रैपर की तरह लगते हैं जो भारतीय संगीत की वास्तविकता से मेल नहीं खाता है। भारतीय भाषाओं और गैर भारतीय भाषाओं के बीच एक प्रकार का द्वंद्व भी है जो सूरज के गीतों में दिखता है। सूरज खुद भी इस बात को मानते हैं। वो कहते हैं, मैं एक भारतीय रैपर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक रैपर हूँ जिसका संबंध भारत से है। सफलता के साथ चुनौती भी। अपने अलग अंदाज के कारण सूरज को नस्ली टिप्पणियां भी झेलनी पड़ी। एक तरफ जहां कुछ लोग सूरज के पहनावे के कारण उन्हें भारतीय मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वहीं कुछ भारतीय श्रोता इन्हीं कारणों से सूरज का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन सबसे अलग सूरज के कुछ गीतों में कुछ विशेषताएं भी हैं जिनके कारण इतनी भारी संख्या में प्रशंसक उनको पसंद करते हैं। प्रशंसकों के लिए सूरज के गीत पुरानी हिप हॉप परंपरा के साथ साथ समसामयिक सामाजिक हालत पर एक टिप्पणी की तरह है। सूरज के रैप सॉन्ग्स और उसके असर पर दिल्ली के मनोचिकित्सक अर्नब घोष कहते हैं कि उनके गाने सिर्फ भारतीय दर्शकों के लिए नहीं, उनका संगीत कहीं का भी और किसी भी देश के लिए हो सकता है और इसलिए मुझे ये पसंद है। दक्षिण एशियाई रैप के तौर पर लोगों की उम्मीदों से अलग अपने लिए एक नाम और एक जगह बनाना सूरज के लिए सफलता के साथ साथ चुनौती भी है। इस पर सूरज ने एक बार कहा भी था कि उन्हें कहा है, आप अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। इसके साथ ही ये आप पर निर्भर करता है कि अपनी ईमानदारी से समझौता किए बगैर आप माहौल के अनुसार तालमेल बैठाते हैं या प्रवाह के साथ चलते हैं। और ये सारी की सारी खबरें आप लोगों के पास BBC हिंदी के माध्यम से 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी पर। धन्यवाद, बने रहिए हम लोगों के साथ।